नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के एक बेहद खास लोकेशन पर हूं। वर्ली में कोस्टल रोड साइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे। 12,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, उद्धव ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो बीजेपी और शिंदे सरकार में कितना पूरा हो पाया है, आज आपको हम वो जानकारी देंगे। बीएमसी की ओर से बताया गया है कि 65% काम इस कोस्टल रोड पर पूरा हो चुका है। 2018 में इस पर काम शुरू हुआ था और 2023 यानी कि अगले साल उम्मीद है कि इस पर काम खत्म हो जाएगा और ये कोस्टल रोड मुंबईकरों को मिल जाएगा। और इस पर बताया जा रहा है कि जो समय है उसमें 70% की कमी और ईंधन की खपत में 34% की कमी आएगी। ये जो सड़क है जो समंदर के बीच से गुजरेगी वो वर्ली सी लिंक से मलाबार हिल को जोड़ेगी। तो एक बेहद खूबसूरत सौगात मुंबईकरों को जल्द ही मिलने वाली है और स्पीड से इसे बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखें, इस वक्त भी वर्कर्स मौजूद हैं, अंदर काम चल रहा है। रफ्तार से किस तरह से ये सड़क बनाने की कोशिश हो रही है, आज हम आपको शो की शुरुआत में उसकी झलक दिखा रहे हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जो एक बार फिर से विवादों में है। गोवा में चल रहे 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्मकार नदव लपीड के बयान के बाद फिल्म एक बार फिर से विवादों में आई है। एक तबका जो कह रहा है कि फिल्म को प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया, दूसरा तबका फिल्म का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह का जो विरोध है वो देश विरोधी तत्वों द्वारा साजिश के तहत किया जा रहा है। प्रशांत सिसोदिया की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समापन समारोह में इजरायली फिल्मकार और जूरी के अध्यक्ष नदव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। कहा कि वो जूरी की ये राय सार्वजनिक करना चाहते थे। समारोह की 16 फिल्मों में 15 अच्छी थीं, मगर वे इस फिल्म की एंट्री से हैरान हैं। 15वीं फिल्म कश्मीर फाइल्स देखकर हम सब परेशान और स्तब्ध हुए। यह हमें प्रोपेगेंडा लगा। एक भद्दी फिल्म जो इतने प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव के कलात्मक मुकाबले के लिए अयोग्य है। इस बयान के फौरन बाद सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और मुख्य कलाकार अनुपम खेर ने नदव के बयान की आलोचना करते हुए इसे भारत विरोधी तत्वों की साजिश से जोड़ दिया। भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया। दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। उनके शब्दों के चयन को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम रही है। अगर उनको उनका दर्द नहीं समझ में आएगा तो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस का पेन इनको कैसे समझ में आएगा। लेकिन सवाल है कि नदव लैपिड को जूरी का अध्यक्ष किसने चुना। बहरहाल इस मामले की कूटनीतिक अहमियत समझते हुए मुंबई में इजरायल के कॉन्सुल जनरल कोबी शोनानी और दिल्ली में इजरायल के राजदूत ने भी इस बयान की निंदा की। I didn't know Nadav before. लैपिड को पहले नहीं जानता था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया मैं हैरान रह गया। ये लैपिड का अपना एजेंडा है, इसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। Nothing to do with us. मेरे ख्याल से किसी एक व्यक्ति के निजी विचार से हमारे बीच के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के अपने विचारों से हमारे बीच के कोई रिश्ते नहीं बिगड़ने वाले हैं। हर कोई अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। मेरा विचार इससे अलग है। मैं भारत में बहुत खुश हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति के कारण हमारे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इजरायल ने भले खुद को नदव लैपिड के इस बयान से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन कश्मीर फाइल्स और उससे जुड़े लोगों के सामने एक मुश्किल सवाल तो पैदा हो ही गया है। आने वाले दिनों में भी इस पर बयानबाजी चलती रह सकती है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और भाई आपको अगली खबर दिखाते हैं हम नासिक से, जहां एक अनाथ आश्रम के संचालक पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पहले एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया, जिसकी शिकायत के बाद संचालक को गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद 5 और लड़कियां अपनी शिकायत के साथ सामने आई हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई और भी शामिल तो नहीं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। जिस पर नाबालिगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उनका शोषण कर रहा था। नाम है हर्षल मोरे। 28 साल का हर्षल मोरे नासिक के मसरूल शिवरा में ज्ञानदीप गुरुकुल अनाथ आश्रम का संचालक है। आरोप है कि ये वहां रहने वाली नाबालिग लड़कियों को धमकाकर उनके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। 23 नवंबर को पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई थी। एक लड़की ने कंप्लेंट दी थी कि ये आरोपी जो एक आश्रम चलाता है, वहाँ पर उसने रखा था कुछ लड़कियों को, लड़कों को। उसने एक लड़की ने कंप्लेंट दी कि उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। उसके कंप्लेंट के ऊपर पुलिस स्टेशन मसरूल में एट्रोसिटी एक्ट 376 IPC और पोक्सो एक्ट से गुना दाखिल किया था। उसके साथ और जो लड़कियां बाकी थी, उन लड़कियों में से और 5 लड़कियों ने उसी तरह का स्टेटमेंट दिया जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। इसलिए उस आरोपी को मैक्सिमम सज़ा हो, इसलिए अलग अलग लड़कियों के कहने के ऊपर अलग अलग गुने मसरूल पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए हैं। पुलिस ने हर्षल मोरे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे 30 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अनाथ आश्रम में गरीब घरों की 15 लड़कियां और 14 लड़के रहते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि आश्रम को केवल चैरिटेबल ट्रस्ट से ही अनुमति मिली थी, अन्य कोई अनुमति नहीं थी। इसमें और इस जो लड़कियां उनसे और पूछताछ की जाएगी और इस जो अक्यूज्ड है उसके और कुछ कॉन्टैक्ट्स है क्या, उसके बारे में और तहकीकात की जाएगी। इस बीच महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के लिए एक समिति बनाई है और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और मुंबई के दहिसर में 17 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप लग रहे हैं कि ये टूरिस्ट वीजा पर आकर यहाँ वेब सीरीज में काम कर रहे थे। 17 विदेशी नागरिकों में 10 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। ज्यादातर रूस और यूके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक की परमिशन ली गई थी और शूटिंग की जा रही थी। लेकिन जब वहां जाकर जांच की गई तो वेब सीरीज में काम कर रहे 17 विदेशी नागरिकों के पास वर्क वीजा के बजाय सिर्फ टूरिस्ट वीजा मिला। पूछताछ में पता चला कि ये सभी डेली वेजेस पर डांसर और बैक स्टेज परफॉर्मर के तौर पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946 की धारा 14B के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। और अब आइए श्रद्धा वालकर मर्डर केस की बात करते हैं, जिसमें आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है और 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। पुलिस कह रही है कि श्रद्धा आफ्ताब से अलग होना चाहती थी और आफ्ताब इसी बात को लेकर बेहद नाराज था। पुलिस ये भी कह रही है कि श्रद्धा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट अब 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से इजाज़त ले ली है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सोमवार को पूरा हो चुका है। मंगलवार को उसको कड़ी सुरक्षा में FSL रोहिणी लैब में लाया गया और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसके शरीर के पैरामीटर चेक करने के लिए मेडिकल जांच हुई। इस दौरान FSL लैब के बाहर BSF और दिल्ली पुलिस तैनात रही, क्योंकि सोमवार शाम जिस जेल वैन से वो जा रहा था उस पर 5 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। जिस तरह से सोमवार की शाम उस पर हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर BSF के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस पर कोई हमला न करने पाए। आप देखें कि BSF के जवान यहाँ पर हथियारबंद जवान जो है वो तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अंदर जो आरोपी आफ्ताब है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। आज हमारी जो FSL की टीम है ना, उसने आफ्ताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और कैसा कब तक पुलिस को रिपोर्ट? पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके जरिए ये पता चल सके कि श्रद्धा की हत्या कब हुई, उसे मौत से पहले काटा गया था या फिर बाद में। इसीलिए पूरी जांच परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिकी है। अभी तक महरौली के जंगल और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से तकरीबन 13 हड्डियां मिली हैं।
जंगल और आफताब के फ्लैट से कई हथियार मिले हैं। घर से कुछ कपड़े मिले हैं। बाथरूम, किचन, बेडरूम तीनों जगहों से खून के निशान मिले हैं। पेटीएम, बम्बल, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। आरोपी ने 18 मई के बाद जोमेटो से खाना कम मंगाना शुरू किया था। आफताब के 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब को छोड़ने का फैसला 3 मई को कर लिया था, लेकिन आफताब इसी बात से नाराज था। अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि आफताब की नई गर्लफ्रेंड भी एक विक्टिम थी। उसे जब श्रद्धा के बारे में पता चला तो वो सदमे में आ गई। दिल्ली पुलिस का ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल सबूतों पर टिका हुआ है। पहले ये साबित करना है कि श्रद्धा की हत्या हुई है, फिर हत्या का मकसद साबित करना है और फिर सबूतों के साथ कोर्ट में ये साबित करना है कि हत्या आफताब ने ही की है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक आफताब की बताई हुई कहानी है। सबूतों के तौर पर ठोस कुछ खास नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एमसीडी के सियासी अखाड़े में एक महिला पहलवान भी कांग्रेस के टिकट पर अपने विरोधियों को पटखनी देने के लिए उतरी हैं। इस महिला पहलवान के सामने क्या है सियासी चुनौतियां, बता रहे रविश रंजन शुक्ला। दिल्ली में सरस्वती विहार के एक पार्क में एक लड़की को दीपिका देसवाल अपनी पसंदीदा धोबी पछाड़ दांव सिखा रही हैं। वो जहां जाती हैं, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं। वो 3 बार राज्य स्तरीय कुश्ती की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। अब कांग्रेस के टिकट पर सरस्वती विहार वार्ड से सियासी मैदान में उतरी हैं। उनको तो हमने डे फर्स्ट ही धोबी पछाड़ दे दी थी। दे आर दोज कैंडिडेट हु वर नॉट एबल टू फिल देयर फॉर्म्स। अच्छा, वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे गए, शी वॉज जस्ट अबाउट टू वीक। तो जो लोग अपना फॉर्म तक खुद नहीं भर सकते, और जब वो फिर क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या वो लोगों के काम करेंगे। हालांकि यहाँ से उनको बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कड़ी सियासी टक्कर मिल रही है। दीपिका देसवाल के चुनावी प्रचार में नेता कम और खिलाड़ी ज्यादा दिखते हैं। ऊपर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के चुनावी प्रचार में कोई बड़ा नेता भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो कहती हैं, खेल के लिए बेहतर काम करने के एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, जैसे अभी आप ये पार्क की तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए ये जो कंक्रीट ट्रैक्स बना रखे हैं पूरे वार्ड में, इनफैक्ट क्या ज्यादातर सारी दिल्ली में ही ऐसे कंक्रीट ट्रैक्स हैं, जिसकी वजह से सभी नागरिकों को यहाँ पर, चाहे वो वृद्ध हैं या बच्चे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, सबको घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे। और इसका कोई भी समाधान नहीं कर रहा है, इसको सब लाइटली ले रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारी जनरेशन खराब हो रही है, एक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं। कुछ तो पॉल्यूशन इतना है, कुछ सब्जियों में मिलावट इतनी, हवा पानी दूषित रहा का है, ये ट्रैक पे मार मार के दौड़ और बच्चे अपने घुटने खराब कर रहे हैं। पहलवानी तो ताकत होनी चाहिए शरीर में, और सियासी के लिए दिमाग की ताकत जो दीपिका देसवाल में मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट से ज्यादा है। वैसे भी मेहनती है जी लड़की, मेहनती है आंटी जी। 10-15 साल से मैं जानती हूँ। अच्छा। आधी रात को भी फोन कर दो तो हाजिर रहती है। दीपिका देसवाल ने भले कुश्ती में 3 मेडल ले रखा हो, लेकिन सियासी दंगल में उनकी चुनौतियां खासी मुश्किल भरी हैं। तो ये दीपिका देसवाल हैं, जो कि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो कि पहलवान रह चुकी हैं, और अब जो है वो सियासी जमीन पर दूसरे जो दल के उम्मीदवार हैं उनको पटकनी देने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। दिल्ली के सरस्वती विहार से हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद एक बार फिर से भड़कने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और सियासी बयानबाजी के बीच कर्नाटक को लगे महाराष्ट्र के जो गांव हैं वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कर्नाटक के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और जो ग्रामीण हैं वो महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हाथों में कर्नाटक का झंडा, कंधे पर झंडे के रंग के स्कार्फ टांगे कर्नाटक सरकार की जय नारे लगाते मार्च निकाल रहे ये लोग महाराष्ट्र के सांगली जिले से हैं। कर्नाटक सरकार के बेटे बेटो बेटे बेटो कर्नाटक सरकार के
कर्नाटक की सीमा से सटे जत तालुका के तिकोंडी गांव के निवासी आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही है। इसलिए इनका गांव कर्नाटक में शामिल होना चाहता है। 8 दिनों के बाद आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। 8 दिवसात तुम्हाला अजून विनंती आहे। 8 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और जल संपदा मंत्री इन सब ने जत तालुका में आके एक सभा आयोजित कर हमारी समस्याओं का हल निकालें। नहीं तो हम 8 दिन के बाद कर्नाटक में शामिल होने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री बोमई जी को हम यहाँ बुला के उनका सत्कार करेंगे और आपको टाटा बाय बाय करेंगे। तुम्हाला टाटा करणार आहे। हमें कन्नडामध्ये एजुकेशन केले। हम लोगों ने महाराष्ट्र में होने के बावजूद कन्नड़ भाषा में पढ़ाई की है। हमें ठीक तरीके से मराठी भी बोलने नहीं आती है, क्योंकि यहाँ कोई ना तो महाराष्ट्र सरकार से और ना ही कोई मंत्री आता है, ना कोई सुविधा हमें मिलती है। उचित मराठी भाषा भी नहीं है। हम महाराष्ट्रियन हैं, बोलने में हमें शर्म आती है। कोणाला चांगला स्टूडेंट असते ना, त्यांना नौकरी भेटत नाही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा को लेकर विवाद कोई आज का नहीं बल्कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मामला करीब 18 सालों से सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा जत तालुका और अक्कलकोट के साथ सोलापुर के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाए जाने संबंधी दावा करने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा मुद्दे पर एक नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इधर पत्राचौल घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए संजय राउत पर अब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीमा विवाद को लेकर मार्च 2018 में विवादित बयान देने के मामले में कर्नाटक की बेलगांव कोर्ट ने राउत को 1 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर दोनों ही राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। 3 दिसंबर को महाराष्ट्र से 2 मंत्रियों का दल बेलगावी जाने वाला है। सांगली से रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंची है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने मंदिर के गर्भगृह के सामने दंडवत प्रणाम किया। भारत जोड़ो यात्रा में कल यानी कि बुधवार को विश्राम दिवस होगा। 5 दिसंबर को राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश करेगी। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, हर्षा कुमारी सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां राजस्थान में और कांग्रेस की दरारें यात्रा पे भारी न पड़े, इसको लेकर वेणुगोपाल ने राजस्थान में समीक्षा बैठक ली और सबसे पहले एकता का संदेश दिया। That we will take separate. सर क्या एसेट से बात सुलझ चुकी है, मुद्दा अभी बचा हुआ है? Yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों पार्टी का एसेट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार राजस्थान में एक कांग्रेस शासित राज्य में प्रवेश करेगी और लगता है आलाकमान की हिदायत को अब सब गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित देता है, ठीक है, एसेट है। तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। चुनौतियां कई हैं, महत्वाकांक्षाएं भी अनेक, शिकायतें भी बहुत और इल्जाम भी ढेर सारे। लेकिन फिलहाल पार्टी का मकसद है राहुल गांधी की यात्रा में दरारें सामने नहीं आए। और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान के कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे।
लेकिन सिर्फ पार्टी को एकजुट रखना ही नहीं, पार्टी के सामने चुनौतियां अनेक हैं। गुर्जरों ने भी चेतावनी दे दी है कि आरक्षण को लेकर जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। और असली सवाल यात्रा के बाद का है, यानी तब गहलोत पायलट के जुड़े हाथ जुड़े रह पाएंगे या नहीं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक छात्र को कसाब कहे जाने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का कौन सा बयान बेहद चर्चा में है, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक छात्र को कसाब कहे जाने पर भले ही शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन अब इस पे बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि समझ में फेर की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है। रावण और शकुनी कहने से कौन नाराज होता है? निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। मणिपाल विश्वविद्यालय के उडुपी सेंटर के इस वीडियो क्लिप का कंटेंट पीड़ा देने वाला है। छात्र मुस्लिम है तो शिक्षक ने उसको कसाब बता दिया। शिक्षक और छात्र के बीच बहस। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? शिक्षक को मणिपाल विश्वविद्यालय ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की राय है कि लोग बयान को ठीक से समझ नहीं पाए। सामाजिक जनजीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि तुम रावण या शकुनी की तरह व्यवहार करते हो। ये कभी मुद्दा नहीं बनता, लेकिन कसाब मुद्दा बन गया। हालांकि शिक्षक को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सवाल युवा से जुड़ा है। कांग्रेस इस मामले को बढ़ते सांप्रदायिक माहौल से जोड़कर देख रही है। यहाँ पर जितना जो धर्मांधता चल रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, एक विद्यार्थियों में भी ऐसी एक भावना निर्माण करने की कोशिश चल रहा है, ये देश की एकता, अखंडता, समग्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंगलोर, उडुपी और इसके आसपास के इलाके सांप्रदायिक तौर पर काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में वीडियो क्लिप सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि मणिपाल विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आरोपी शिक्षक को फौरन सस्पेंड कर दिया। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली से शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।